हेलो एंड वेलकम टू एम सिविल सर्विसेज। हमारी सीरीज में हम आज देखेंगे अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया है कि पार्ट 3 तक यानी आर्टिकल 32 तक, इसमें बचा हुआ पार्ट को मैं आज बता देता हूं आपको। आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35 क्या कहता है। देखिए, हमने ये जाना था कि आर्टिकल 32 तक यानी कि आर्टिकल 14 से लेके 32 तक क्या चीज़ दर्शाता है। ये साधारण जनसाधारण यानी कॉमन मैन का आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, कॉमन मैन का यह आर्टिकल दर्शाता है कि आप और हम आम जन के लिए आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक में क्या क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। हमने ये याद रखा था कि 6 चीज़ें होती हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले ज़रूरत क्या होती है, किसी भी इंसान को बराबरी की। अगर समाज में बराबरी होगी तो अपने आप ही समाज क्या करेगा, डेवलप करेगा यानी विकसित होगा। तो सबसे पहले क्या जरूरत है कि सबके बीच में इक्वेलिटी है। फिर क्या बारी आती है सेकंड में कि जब इक्वल होंगे तो फिर फ्रीडम दिया जाएगा। जब फ्रीडम दे दिया जाएगा उसके बाद कोशिश किया जाएगा कि भाई ये फ्रीडम किसी और को हानि ना पहुंचाए। यानी अगर मैं आपको आज़ादी देता हूं तो किसी और को उसका नुकसान ना हो। तो क्या होगा, एक्सप्लॉइटेशन। फिर ये आती है बारी, इसके बाद आता है इंडिविजुअल के राइट्स यानी राइट टू रिलीजन। जब हम रिलीजन की बात कर लेते हैं आम जन की, तो फिर बारी आती है माइनॉरिटीज की, ऐसे एक समूह जो कि तादाद में कम होते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट किसके लिए, माइनॉरिटीज। अगर हम माइनॉरिटीज को अपलिफ्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा इक्वेलिटी वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो पाएगा। ठीक है, लास्ट में हम देखते हैं एक और आर्टिकल था, एक और हमारा फंडामेंटल राइट था जिसे हमने अब लीगल राइट बना दिया है, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद बारी आती है आपकी लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। यानी कि संवैधानिक उपचार। आपको ये सारी चीज़ें अगर कोई नहीं देता है तो बचाव कैसे करेंगे, तो बचाव करेगा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के माध्यम से। ये था हमने पिछले लेक्चर में देखा। अब देखते हैं हम आर्टिकल 33, 34 और 35 क्या कहता है। सबसे पहले देखिए, आर्टिकल 33 कहता है कि इस भाग में दिया हुआ जो भी जानकारी है, यानी आर्टिकल 33 में जो भी लिखा है वो राइट्स किससे कंसर्न होंगे, ये होंगे आर्मी या आर्म्ड फोर्सेस से जुड़े हुए लोगों के लिए। तो देखिए, जब भी आर्म्ड फोर्सेस की बात आती है यानी कि जिनके हाथों में हथियार होते हैं, जो हमारी रक्षा के लिए तैनात होते हैं, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, CISF, ठीक है, कमांडोज या जितने भी और दूसरे अधिकारी होते हैं, ऐसे फोर्सेस जो आपकी सेवा में तत्पर रहती है, जिनके लिए डिसिप्लिन मायने रखता है।
तो वैसे आर्म्ड फोर्सेस या वैसे फोर्सेस को हमें रिस्ट्रिक्ट करना होता है कुछ फंडामेंटल राइट्स से, ताकि देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता ये छिन्न भिन्न ना हो, यानी कि इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी जो है वो एकजुट रहे और फ्रेटर्निटी बनी रहे लोगों के बीच में। तो इससे क्या मिलेगा हमें? डिसिप्लिन। तो इसका बेसिक मतलब यह है कि आर्म्ड फोर्सेस के लोग, जिनके वो फोर्सेस जो आर्म्ड रखते हैं अपने पास यानी हथियार रखते हैं आपकी सेवा के लिए, वैसे लोगों के लिए फंडामेंटल राइट्स में कुछ कमियां होती है। जैसे वो उनके पास राइट टू स्पीच प्रॉपर नहीं होती है। जैसे हमारे पास प्रॉपर राइट टू स्पीच अगर है तो उतना ज़्यादा फ्रीडम उनके पास नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि देश की खुफिया जानकारी कहीं बाहर ना जा सके। देखिए लिखा भी होगा कि इस भाग में प्रदत्त जानकारियों में जो भी चीज़ें दी हुई हैं वो क्या क्या करता है? बचाव करता है। ये तो हम आर्टिकल 32 देख रहे हैं। आर्टिकल 33 जो है वो आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 32 रिट वाला था, मैंने बता दिया था। आर्टिकल 33 कहता है कि इसमें दिया हुआ जो भी पावर है वो संसद देखेगा कि भाई किसको शक्तियां देनी है और कितनी देनी है, खासकर आर्म्ड फोर्सेस के केस में। तो सशस्त्र बलों के सदस्यों, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बलों के सदस्यों, ठीक है, यानी आर्म्ड फोर्स, पुलिस फोर्स, इन सबको या आसूचना या प्रति आसूचना के प्रायोजन के द्वारा स्थापित, ठीक है, जैसे SDRF, NDRF, ये लोग भी आते हैं इस दायरे के अंदर। यानी आर्टिकल 33 कहता है कि आर्म्ड फोर्सेस या वो फोर्सेस जो कि आपके लिए बनाए गए हों, आपकी सेवा के लिए बनाए गए हों, उनको हम फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन से थोड़ा बाहर रखेंगे। ठीक है, उन्हें देंगे पर पूर्णतः नहीं देंगे, कंप्लीटली नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 34। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जहां भी मार्शल लॉ लगा होगा वहां पे आपके फंडामेंटल राइट्स को छीना जा सकता है। ठीक है, तो किसी क्षेत्र में अगर विधि प्रवृत्ति के तहत प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंध की बात करता है, यानी सिंपल सी बात है, मार्शल लॉ की बात करता है, आर्मी लॉ, मार्शल लॉ, वैसी जगहों पे जहाँ पे अशांति बनी हुई है। जैसे आपने सुना होगा धारा 144। ठीक है, तो जब भी धारा 144 के बाद सुनते हैं तो वो क्या कहता है? धारा 144 कहता है कि आप लोग, कोई भी इंसान, 4 से ज़्यादा लोग एक साथ मिलके कहीं नहीं जा सकते। उसके रूल्स बदले जा सकते हैं पर जनरली ऐसा होता है कि 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं एक जगह। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 34 मार्शल लॉ के बारे में। आर्टिकल 35 यानी आर्टिकल 35 क्या कहता है? आर्टिकल 35 कहता है कि संसद के पास, सिर्फ और सिर्फ संसद के पास ये शक्तियां हैं कि वो चाहे तो फंडामेंटल राइट से कुछ प्रावधानों में फेरबदल कर सकता है। ठीक है, इसीलिए तो हमारा जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का, यानी राइट टू प्रॉपर्टी था, उसे अब हम आर्टिकल 300A में कन्वर्ट करके लीगल राइट बना चुके हैं। तो ये शक्तियाँ किसके पास है? संसद के पास। देखिए याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास रहेगी। स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज इसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं बना सकती है। ठीक है, ये कहना है आर्टिकल 35 का। संसद की को ही शक्तियाँ होंगी। ठीक है, किसी राज्य के विधानमंडल को शक्तियाँ नहीं होंगी। ठीक है, ये था हमारा फंडामेंटल राइट। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आने की उम्मीद है तो वो होगा आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 32 के बीच में। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक यानी पार्ट 4। पार्ट 4 है DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, टर्म में दिखाई दे रहा होगा कोई डायरेक्टिव, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, किसको? राज्य को। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ऐसे नियम, ठीक है, ऐसे उपबंध जो कि राज्यों को निर्देशित किए जाते हैं ताकि आम जनता का भला हो सके। तो डीपीएसपी बेसिकली किस बारे में बात करता है? डीपीएसपी बात करता है आपके वेलफेयर के लिए, तो इसे हम कहते हैं वेलफेयर स्टेट की अवधारणा रखता है, यानी कि जन कल्याणकारी राज्य या लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। तो पार्ट 4 का जो आर्टिकल है वो मेंशन कहाँ से कहाँ तक है? वो आर्टिकल है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हमारे पास जो आर्टिकल्स मेंशन है वो क्या दर्शाते हैं? डीपीएसपी। अब देखिए, इसके बाद हमने मौलिक कर्तव्य रखा। हमने पहले क्या रखा था? मौलिक आपके अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 में। तो फिर पार्ट 3 के तुरंत बाद मौलिक कर्तव्य क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा कि ये जो डायरेक्शंस है ना, ये भी लोगों के लिए किस तरह काम करते हैं? ये भी काम करते हैं आपके अधिकारों को बचाव करने के लिए। यानी ये वो अधिकार हैं जो आपके मौलिकता के लिए, यानी आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, पर इनका होना आपके जीवन को और सुदृढ़ बनाता है और बेटर करता है, ठीक है, फॉर अ बेटर लाइफ। आप डीपीएसपी का क्या करते हैं? क्रियान्वयन करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो डीपीएसपी क्या करता है? एक बेटर लाइफ देने की कोशिश करता है लोगों को, ठीक है। तो ये वो राइट्स हैं जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है, एक्स्ट्रा बेनिफिशियल है, ठीक है। अब आगे बढ़े तो हमारे पास क्या देखने को मिला कि पार्ट 4 का आर्टिकल 36 से 51 डीपीएसपी की बात करता है। और डीपीएसपी क्या कहता है? एक वेलफेयर स्टेट या जन कल्याणकारी राज्य या लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा रखता है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली आपके एक्स्ट्रा अधिकार हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा राइट है। आपके मौलिक अधिकारों के अलावा ऐसे अधिकार हैं जो आपके जीवन को और बेटर करते हैं और बेहतर बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा इसमें आपके लिए क्या क्या पूछा जा सकता है? तो जब भी डीपीएसपी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो पूछा जा सकता है आपसे कि ये कौन से पार्ट का हिस्सा है? तो पार्ट 4 है। कितना आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक होता है? तो 36 से लेके 51, यानी 36 से 51 तक। अब जानते हैं कि इसके अलावा और क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले इसकी अवधारणा या इसकी विचारधारा, आइडिया ऑफ डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? तो आइडिया ऑफ डीपीएसपी लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी आयरलैंड के संविधान से। और जो कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन खुद डीपीएसपी कहाँ से उधार लिया है? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है और भी बुक्स में दिया हुआ है कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया, ठीक है, यानी आयरलैंड की संविधान से। पर आयरलैंड ने वो विचारधारा कहाँ से ली? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन या स्पेन के संविधान से, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि क्वेश्चन में पूछ सकता है। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है? तो इसके अलावा पूछ सकता है कि कितने बार संशोधन हुआ है। थोड़े आगे के लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि संशोधन क्या होता है, ठीक है। संशोधन यानी कि किसी चीज़ को बेटर करना, पहले जो लिखी हुई थी उसमें कुछ फेर बदल करके उसमें बढ़ाना, घटाना या उसकी प्रकृति को चेंज करना, इसको कहते हैं हम संशोधन। यानी चेंजिंग द नेचर ऑफ द लॉ विच वॉज ऑलरेडी प्रोवाइडेड, इसे क्या कहते हैं? संशोधन या अमेंडमेंट। तो कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं जिनके द्वारा हमारे डीपीएसपी में थोड़े बहुत फेरबदल किए गए हैं या जोड़ या घटाव किए गए हैं? तो सबसे पहला हुआ है 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। कौन कौन से आर्टिकल जुड़े हैं ये जब मैं आर्टिकल बताऊंगा तो बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। पर आप ये याद रखिए कि कौन कौन से अमेंडमेंट हो चुके हैं, यानी कौन कौन से संशोधनों ने हमारे डीपीएसपी में कुछ चीज़ें फेरबदल की हैं,
42 के बाद बारी आती है 44th 44वें, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद बारी आती है एटी सिक्स, ठीक है। 86 कहाँ से याद आ रहा है आपको? 86 में मैंने बताया था आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था, ठीक है, यानी कि आपका शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में परिवर्तित हुआ था, वो इसी के द्वारा हुआ था। वो पहले डीपीएसपी था, उसे अब चेंज करके फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। चौथा है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी समितियों को भी वेलफेयर स्टेट के लिए जोड़ा गया, ठीक है। तो ये 4 संशोधन हुए हैं जिनके माध्यम से डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में फेरबदल किया गया है, जोड़ा या घटाया गया। चलिए अब एक एक करके फंडामेंटल डीपीएसपी को देखते हैं, ठीक है। एक एक करके डीपीएसपी देखा जाए तो सबसे पहले आर्टिकल 36, देखिए आर्टिकल 36 और 37 डीपीएसपी का पार्ट होकर भी एग्जैक्ट डीपीएसपी नहीं है, जिसके द्वारा कुछ चेंजेस होते हो। आपके लिए कुछ अधिकार हैं, वो अधिकार वैसे अधिकारों में नहीं आता है, जैसे 12 और 13 नहीं आता था, ठीक है। फंडामेंटल राइट के पार्ट होकर भी वो आपके अधिकार जनसाधारण के नहीं थे। क्या क्या दिखाते थे? परिभाषा और शक्तियां। यहाँ पे भी वही चीज़ है, परिभाषा दिखाता है कौन? आर्टिकल 36। तो आर्टिकल 12 में जो परिभाषा दी है सेम टू सेम डिट्टो वर्ड टू वर्ड आर्टिकल 36 यानी 36 में दिया हुआ है। 36 में लिखा ही है कि जो आर्टिकल 12 में लिखा हुआ राज्य की परिभाषा है वही परिभाषा डीपीएसपी के लिए भी मान्य होगी, ठीक है। देखिए भाग 3 में जो राज्य का अर्थ दिया है वही अर्थ 36 में भी राज्य के बारे में है। 37वां क्या कहता है? आर्टिकल 37 कहता है कि जो भी डीपीएसपी में दिए हुए हैं वो जरूरी हैं हमारे देश की गवर्नेंस यानी कि क्रियान्वयन के लिए, हमारे देश के सुशासन या शासन के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली कहता है कि माना कि हमारे जो डीपीएसपी है ये जो डीपीएसपी है वो क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल मतलब जिसके लिए आपको न्याय नहीं मिल सकता। मतलब अगर आपसे डीपीएसपी के द्वारा आपके अधिकारों को पूर्ति नहीं किया जा रहा है ना, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं ये बोलकर कि देखिए हमारे अधिकार जो डीपीएसपी में दिए हैं वो हमें नहीं दिया जा रहा है राज्य के द्वारा और हमें उससे वंचित रखा जा रहा है। तो नॉन जस्टिसिएबल मतलब है जिसका न्याय नहीं मिल सकता। बेसिक मतलब है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। और इसका एक और मतलब होता है कि ये नॉन एनफोर्सेबल होते हैं, ठीक है। नॉट एनफोर्सेबल मतलब इन्हें राज्य में मतलब कोर्ट जो है राज्यों को बोल करके नहीं करवा सकता है एनफोर्स, ठीक है। लोगों के लिए इसे क्रियान्वित नहीं करवा सकता कंपलसरी। हाँ ये बोल जरूर सकता है कोर्ट कि आपको करना होगा, एनफोर्स नहीं कर सकता है, मतलब कि आपके लिए लागू नहीं करवा सकता है सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट। तो बेसिकली ये 3 वर्ड याद रखिएगा, एक तो ये और एक ये, नॉन एनफोर्सेबल एंड नॉन जस्टिसिएबल। मतलब इसके लिए न्याय नहीं मिल सकता, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं और ना ही कोर्ट राज्यों को ये निर्देशित कर सकता है कि आपको ये करना कंपलसरी है। ये कंपलसरी नहीं है बेसिक मतलब। ठीक है। तो आर्टिकल 37 यही बात कहता है कि माना कि वो एनफोर्सेबल नहीं है या कंपलसरी नहीं है, फिर भी राज्य के लिए और देश के लिए
बेहतर कार्य करवाने के लिए ये जरूरी है। तो पार्लियामेंट को ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि शासन करवाने के लिए यानी गवर्नेंस करने के लिए ये फंडामेंटल है यानी मौलिक है। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिक मतलब यही है कि 37 में ये कहता है कि इसे करवाना चाहिए। ठीक है, यानी संसद इसे लागू करवाए। अब बारी आती है आपकी आर्टिकल 38 से। देखिए मेन जो हमारे आर्टिकल्स अब स्टार्ट हो रहे हैं वो हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखिए आर्टिकल 38, ये क्या कहता है कि राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाना कंपलसरी, यानी वेलफेयर स्टेट की बात करता है, जो मैंने आपको थोड़े देर पहले बताया। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा रखता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिस ऐसी जगह बनाइए, आप ऐसा राज्य का निर्माण करिए जहां सामाजिक स्तर पे यानी सोशल स्ट्रेटा में सब लोग क्या हो, इक्वल हो, यानी सोशल डिस्टरबेंस ना हो, सोशल डिसरप्शन ना हो, लोगों के बीच में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का, यानी जो संसाधन देश में हैं उनका वाजिब तौर पे, उनका अच्छी तरीके से लोगों के बीच में वितरण हो सके। ठीक है, ये देखिए यही चीज़ें लिखी होंगी कि न्याय जो है लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। ठीक है, आगे के जब ये सब हमारा खत्म होगा तो मैं फिर आपको प्रियम्बल या प्रस्तावना पढ़ाऊंगा। प्रस्तावना में ये टर्म्स दिए हुए हैं जहाँ और आसानी से समझ में आएगा। क्या चीज़ है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब समाज में बराबरी। ठीक है, आर्थिक यानी कि आप कोशिश क्या कर रहे हैं कि इनइक्वलिटी ना हो इनकम में, मतलब कोई बहुत ज़्यादा ना कमाए और कोई बहुत कम ना कमाए। हम ऐसा अपॉर्चुनिटी प्रदान करें जिससे देश में हर एक इंसान अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी कर सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 39 क्या कहता है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, कुछ ज़रूरतें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो राज्य को करना चाहिए। वो क्या है? तो पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका को प्रदान करें, यानी कि मैन हो वुमेन हो। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल इनकम का बात करता है, यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। फिर क्या बारी आता है कि सामुदायिक तौर पे भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बैठा हो जिसे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से समाधान हो सके। यानी अभी जो मैंने बोला कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो, वो पार्ट यहाँ से दिखता है। ठीक है, यानी कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि लोगों के बीच में, अगर मान लेते हैं 10 किलो सोना भारत में है, तो इस तरह से बांटा जाए कि हर इंसान कुछ ना कुछ जरूरतें उससे पूरी कर सके, सिर्फ एक के पास पूरा चीज़ इकट्ठा ना हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार हो कि धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। अभी जो मैंने कहा कि एक जगह इकट्ठा ना हो, वही बात यहाँ बोलता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो किसी एक जगह पे, डिस्ट्रीब्यूशन हो सबके पास। यही होता है सोशल या सोशलिज्म का प्रॉपर्टी। सामाजिक तौर पे सामाजिकवाद या समाजवाद की अवधारणा जो होती है वो यही कहती है कि समाज में बराबरी हो, समाज में सबको एक समान अवसर मिले, सबको एक समान सारी चीज़ें मिले जो देश में लोगों को मिलनी चाहिए। तो ये वाला बात करता है सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय की। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद बारी आती है कि पुरुष और स्त्री दोनों का सम्मान, समान कार्य के लिए समान वेतन हो, यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, थोड़ी देर पहले ही मैंने बता दिया आपको। और पुरुष और स्त्री कर्मकरों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक हेल्दी वर्क फोर्स बनाया जाए। ठीक है, यानी कि अगर वर्क फोर्स जो आपके कामगार लोग हैं वो अगर स्वस्थ होंगे, वो अच्छे होंगे,
तो देश प्रगति अच्छे से कर पाएगा। यानी उनको भी हेल्दी लाइफ जीने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेस ना हो वर्क में, ठीक, वर्क में ज़्यादा अनहेल्दी वर्क फोर्स, लेबर्ड बॉन्डेड लेबर्ड ना हो, इस तरह की बातें करता है। फिर बारी आती है लास्ट की, ये देखिए छ जो लिखा है इसमें क्या बोलता है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण मिले ताकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके, स्वस्थ विकास हो सके, हेल्दी डेवलपमेंट हो सके। यानी यहाँ पे क्या चीज़ की बात होती है, आपकी पोषण की बात हो रही है, न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात हो रही है कि बालकों को न्यूट्रिशनल वैल्यू मिले। इसका एग्जाम्पल आपको दिखता है मिड डे मील स्कीम में, ठीक है। मिड डे मील स्कीम का आइडियोलॉजी यहीं से आया है कि बच्चों को स्वस्थ भोजन, स्वास्थ्य मिले, ठीक है। इसके अलावा पोषण अभियान आपने सुना हो तो वो भी यहीं से आता है, ठीक है। तो आप अगर जो रियल लाइफ में आप जितने भी स्कीम्स देखते हैं ना, वो स्कीम्स कैसे जुड़े होते हैं ये अगर आपको पता चलने लगे तो पॉलिटी पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 39 क। 39 क यानी कि 39A क्या कहता है, तो 39A क्या कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता मिले। यानी कि जो हमारा आर्टिकल 20 और 22 था, याद है मैंने बताया था कि ऑफेंस के लिए 20 में क्या बोलता है कि ऑफेंस के लिए अगर आपको कोई ऑफेंस की बात करता है तो वो तब तक ऑफेंस या तब तक आपको दोषी करार नहीं दिया जा सकता जब तक वो लॉ ना हो। दूसरा, आप एक ही चीज़ के लिए 2 बार सजा नहीं पा सकते हैं, ठीक है, डबल जेओपार्डी। और तीसरा, अपने खिलाफ खुद गवाही नहीं दे सकते, ठीक है। ये तो हो गया आर्टिकल 20। आर्टिकल 22 क्या कहता है कि लॉयर मिलना चाहिए, मतलब आपको लीगल एड मिलना चाहिए। तो ये लीगल एड की बात करता है, फ्री लीगल एड। नालसा का कॉन्सेप्ट, नेशनल लीगल एडवाइजरी की जो बात हुई थी वो यहीं से आई थी, नालसा, ठीक है, सिक्योरिटी एक्ट। तो यहाँ से नेशनल लीगल सिक्योरिटी की बात हुई है तो फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया था। आपने देखा होगा कि जो इंसान गरीब होता है या जो लॉयर नहीं ले सकता है उसे राज्य यानी उसे स्टेट क्या करती है, एक लॉयर प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट लॉयर। तो हर इंसान को अपना पक्ष रखने के लिए पूरा का पूरा सहयोग दिया जाता है हमारे न्याय व्यवस्था के द्वारा। तो ये कहता है 39 का। 40 क्या कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन। अब देखिए ये वाला जो फिलॉसफी है ना, ग्राम की बात जहाँ भी आती है तो इसका आइडिया आता है गांधीयन फिलॉसफी से। तो ये गांधी का आइडियोलॉजी भी बोल सकते हैं हम, या गांधीयन DPSP भी बोल सकते हैं, ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, समाज में आप बराबरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जहाँ भी आपने देखा ज़्यादातर भी क्या दिखाया है, समाज में बराबरी, यानी कि सोशल जस्टिस की बात करें, सोसाइटल बात कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सोशल प्रिंसिपल। अभी हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत के संगठन की, यानी कि ये गांधीयन प्रिंसिपल है। गांधी जी का मेन मकसद था कि गाँव को, उनका कहना था कि गांव जो है हमारी आत्मा होती है देश की, तो उस आत्मा को अगर आप ऊपर उठाएंगे तो अपने आप ही ग्रास रूट लेवल को अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो देश विकसित हो जाएगा। यानी उन्होंने ग्राम को और व्यवस्थित करने की बात की गई थी। इसीलिए आगे चल के हमारे देश में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 73वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके माध्यम से हमने पंचायती राज सिस्टम को अपनाया, 3 टियर गवर्नमेंट यानी लोकल बॉडीज को हमने अपनाया। 74वें में नगरीय निकाय की बात हुई है, लेकिन ग्राम पंचायत की बात हुई है 73वें संविधान संशोधन यानी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 41 कहता है कि कुछ हिस्सों में काम करने की, शिक्षा मिलने की और लोक सहायता पाने का अधिकार होना चाहिए। ये कौन सी चीज़ें हैं, जैसे बेकारी है, बुढ़ापा है, बीमारी है, निःशक्तता है, इसे हम क्या बोलेंगे, मार्जिनलाइज सेक्शन। वो सेक्शन जो मार्जिनलाइज्ड है, ठीक है, जिन्हें दबाया जा रहा है, जिन्हें ऊपर उठने का मौका नहीं मिल रहा है, जो पूरी तरह से एक
मुख्य धारा से अलग हो चुके हों, ठीक है, बीमार हों, ठीक है, बुढ़ापा में हों, बेकार में हों, निशक्त हों, तो ऐसे लोगों के लिए आपको दिखता होगा कि कई सारी स्कीम्स बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे वृद्ध पेंशन स्कीम हो गया, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, ठीक है, बेकारी के लिए आपका मनरेगा है कि भाई कोई बेकार ना बैठे रहे, काम करे, 100 दिन का रोजगार कमाए, ठीक है। उसके अलावा आपको बेकारी से बचाने के लिए देश में इनोवेशन मिशन की बात होती है, देश में लोगों को और अच्छा बनाने की बात होती है, उन्हें पढ़ाने की बात होती है, ठीक है, तो उन्हें बेसिकली ट्रेन करने की बात होती है। ट्रेनिंग का भी आपके लिए आज का क्वेश्चन है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो ऑफलाइन है उनके लिए भी, कि आपको अगर पता है तो बताइए कि ऐसा कौन सा स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कि इनोवेशन को यानी कि नवाचार को बढ़ावा देता है भारत में, और साथ ही साथ बेकारी में लोगों को और अपलिफ्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि भाई बेकार मत बैठो, मनरेगा के अलावा, यानी उन्हें कुछ स्किल प्रोवाइड करता है। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 42 क्या बोलता है? आर्टिकल 42 बोलता है कि काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता, यानी बेसिकली आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फीमेल्स के लिए जो वो फीमेल्स जो कि क्या है, वुड टू बी मदर है, मतलब बनने वाली, माँ बनने वाली, मातृत्व के धारण कर चुकी हैं, उनके लिए सहायता की बात करती है। पोषण अभियान वही एक तरीका है, ठीक है। बच्चों को नरिशमेंट देने की बात होती है, महिलाओं को नरिशमेंट देने की बात होती है। आंगनबाड़ी भी एक तरह से यही काम करता है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि दाई माँ वगैरह होती है, तो बेसिकली हेल्थ की बात कर रहा है। किसके हेल्थ की बात कर रहा है? उन हेल्थ मनोचित दशाओं में या न्याय संगत काम की बात कर रहा है, और साथ ही साथ प्रसूति सहायता की बात कर रहा है। इसके बाद आर्टिकल 43 यानी 43 क्या कहता है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए निर्वाह और मजदूरी की बात करता है। यानी राज्य उपयुक्त विधान या कोई ऐसे लॉ या ऐसे रूल्स के थ्रू क्या करेगा, आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति के द्वारा कृषि के, उद्योग के या अन्य, ये याद रखिएगा, किसकी, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर रिलेटेड, उद्योग यानी इंडस्ट्री रिलेटेड, या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को, ठीक है, ये भी मनरेगा से रिलेटेड, ठीक है, सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश की बात करता है, ठीक है। कि बेसिकली ये वो बात करता है कि जो भी वर्क फोर्स है, वो वर्क फोर्स या लेबर फोर्स जो है, उन्हें व्यवस्थित तरीके से यानी कि अच्छी तरीके से अपने काम का सही अर्थ मिल सके, ठीक है। इसके बाद बारी आती है आर्टिकल 43 क या 43A की बात होती है। तो 43A क्या करता है, उद्योगों के प्रबंधन में, मतलब कि मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इससे आपको क्या देखने को मिलता है, 43A से आपको देखने को मिलेगा कि अब जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें लेबर यूनियंस होते हैं, ठीक है, तो उनको भी ये मौका मिलता है कि वो क्या कर सके, अपनी बात ऊपर तक पहुंचा सके, अपने जो भी कष्ट हैं उन्हें बता सके और एक अच्छा जीवन स्तर पा सके। साथ ही साथ उस इंडस्ट्री या उस वर्कफोर्स, उस कारखाने जहाँ भी कार्य कर रहे हैं, उसको भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल सके, बढ़ने का मौका मिल सके, क्योंकि कम्युनिकेशन फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल की बात कर रहा है 43 की ए, ठीक है। यानी कि अगर लोअर स्ट्रेटा भी अगर आपको बताएगा ऊपर तक, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जो प्रबंधन में कार्य कर सके, मैनेजमेंट में हेल्प कर सके, ठीक है। 43 के थ्रू ही आपको देखने को मिलता है कई सारे मैनेजमेंट में या कई सारे इंडस्ट्रीज में लेबर यूनियंस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं 43B यानी 43 ख। ये बोलता है सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए और कोऑपरेट करवाने में काम करिए, मतलब उन सब सुविधाओं का इस्तेमाल करिए जो कि इंडिविजुअल नहीं ले सकता था, पर सहकार के द्वारा ये सुनिश्चित हो सके कि वो कार्य
सुचारू रूप से चल पाए, यानी देश की प्रगति सुचारू हो सके, अच्छी हो सके, एक डेवलपिंग नेशन से हम डेवलप्ड नेशन बन सकें। इसके लिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की अवधारणा का विचारधारा रखा गया। ये भी गांधीयन फिलॉसफी है। राज्य सहकारी सोसाइटियों, स्वैच्छिक विरचना, उनके स्वशासन, कार्यकारी, यानी कि जैसे भी हो सहकारी समितियों को और बढ़ावा दिया जा सके, इसके बारे में ये बात करता है 43B। 44 क्या बोलता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC। एक समान विधि होना चाहिए हर एक नागरिक के लिए जो देश का नागरिक हो। इसकी अवधारणा, इसकी विचारधारा, इसकी आइडियोलॉजी आपको दिखती है आर्टिकल 44 UCC, यानी कि यूनिवर्सल सिविल कोड, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम बोलते हैं एक समान सिविल संहिता। इसमें बोलता है कि राज्य में भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों को एक समान सिविल संहिता, यानी कि सिविल लॉ जो होना चाहिए ना, वो एक होना चाहिए। क्रिमिनल लॉ हो सकता है अलग हो, पर सिविल लॉ यानी सोसाइटल लॉ एक होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अभी फिलहाल कैसा है कि हर धर्म के लिए ऑलमोस्ट अलग अलग आइडिया है। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदू पर्सनल लॉ है, मैरिज एक्ट अलग है, ठीक है, सबके पारसी लॉ है, सबके अलग अलग लॉज बने हुए, ठीक है, यानी धर्म के आधार पे अलग अलग है। हम उन सबको एक करने की बात करता है आर्टिकल 44। आर्टिकल 45 क्या कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख। देखिए ये वाला जो पार्ट था ना, यहाँ पे पहले 21A वाला कॉन्सेप्ट था, यानी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करता था। पर अब ये बोल रहा है कि भाई 6 से कम उम्र के बच्चों के लिए, क्योंकि 6 से 14 की उम्र के बच्चों के लिए तो हम एलिमेंट्री एजुकेशन वगैरह सब कुछ आर्टिकल 21A में दे रहे हैं, जिसमें उनका ओवरऑल होलिस्टिक क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, यानी कि पूर्णतया उनका विकास हो सके, समुचित विकास जिसे हम बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 6 वर्ष से कम की आयु के, यानी वो बच्चे जो 6 या 6 से कम के हैं, उनके लिए बेसिक चीज़ें वो कौन प्रोवाइड करे, स्टेट। जैसे देखिए आपको दिखता होगा कि राज्य क्या करता है, पोलियो ड्रॉप्स फ्री में देता है, कई सारे टीकाकरण फ्री में करवाता है, ठीक है, उसके अलावा कई सारी दवाइयाँ हैं जो बच्चों के लिए फ्री होती हैं, मुफ्त होती हैं, ठीक है। तो बच्चों को उनकी पूर्णतः अच्छे डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि 6 साल तक अगर अच्छे चीज़ें मिलेंगी, पौष्टिक आहार मिलेगा, वेल नरिश्ड बॉडी होगी, तो कुपोषण से मुक्ति मिलेगी भारत को, ठीक है। दूसरा, देख रेख अच्छी होगी तो उसका विकास अच्छा होगा, विकास अच्छा होगा, नींव अच्छी रखी जाएगी, तो ही तो उस बालक को हम 6 से 14 उम्र के बीच में अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है, यानी आर्टिकल 45 कहता है कि 6 या 6 से कम उम्र के बच्चों के लिए देख रेख, स्वास्थ्य की देख रेख, बाल्यावस्था की देख रेख और शिक्षा के उपबंध, मदर टंग की बात करता है बेसिकली, कि बच्चों को मदर टंग में पढ़ाइए, उनको शुरू से अच्छी चीज़ें बताइए, उनका एक साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाइए छोटे से बच्चों का। देखिए साइंटिफिक टेम्पर का मतलब ये नहीं होता है कि हर समय वैज्ञानिकता के तौर पे हम बात करते हैं। साइंटिफिक टेम्पर मतलब कि आप जो चीज़ कर रहे हैं उसके लिए आपको सवाल करने में बने, यानी कि आंख बंद करके किसी चीज़ को ना मान लेना, इसे हम बोलते हैं साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है। आगे हम 51A जब पढ़ेंगे, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेंगे, तो ये जानेंगे कि साइंटिफिक टेम्पर की बात क्यों कही जाती है। ये आपकी ड्यूटी या आपकी कर्तव्य क्यों है कि आप अपने अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर अपनाएं, ताकि आप समाज से और साथ ही साथ राज्य से सवाल पूछने में सक्षम हो सके, ठीक है। आगे जानेंगे हम। 46 क्या कहता है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए, यानी कि यहाँ पे SC, ST, OBC एंड अदर वीकर सेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। अदर वीकर सेक्शन बोल रहा है, यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात अभी नहीं हो रही है, अदर वीकर सेक्शन की बात हो रही है। तो जो बेसिकली हम यहाँ से इंटरप्रेट
कर सकते हैं कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया है वो यहीं से आया है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति यानी कि SC, ST, OBC। ठीक है, OBC की जगह पे लिखा है यहाँ पे बैकवर्ड वीकर सेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली वीकर सेक्शन की बात हुई है। तो इसमें कोई भी हो सकता है, फीमेल हो सकते हैं, चिल्ड्रंस हो सकते हैं, कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो ये इंटरप्रिटेशन के ऊपर है कि सरकार क्या इंटरप्रेट करती है वीकर सेक्शन को। अगला देखते हैं आर्टिकल 47 यानी आर्टिकल 47 क्या बोलता है? पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होता है। यानी बेसिकली आपने आर्टिकल 21 में क्या देखा था? आर्टिकल 21 में हमने देखा था कि जीवन के बेसिक जरूरतें वो पूरी करना राज्य की जिम्मेदारी, यानी कि राइट टू लाइफ, जीवन का जो आपका अधिकार है, वो जीवन का अधिकार का ये मतलब नहीं है कि आप जी रहे हैं बस, जीवन अच्छी तरीके से, यानी बेसिक जरूरतें पूरी होनी चाहिए, यानी रोटी कपड़ा मकान, वहाँ इसकी बात की गई थी। पर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे अपलिफ्टमेंट की बात करी है, यानी कि अब मैंने कहा था ना कि एक्स्ट्रा राइट है, ये वही चीज़ है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा राइट मिल रहा है, कुछ अधिक अधिकार, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन स्तर को, लाइवलीहुड को और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कहता है कि अपने आप लाइफ स्टाइल को अपलिफ्ट कर सकते हैं, लाइवलीहुड को आप ऊपर उठा सकते हैं। तो ये कैसे होगा? पोषण आहार यानी कि वेल नरिश्ड आपका नरिशमेंट हो। ठीक है, इसके लिए क्या होता है देखते होंगे आप कि राज्य कोशिश करता है कि हर इंसान को जो बेहतर चीज़ें हैं पोषण के लिए वो मिल सके। ठीक है, जैसे हर तरह के प्रोटीन, हर तरह के फाइबर की बात करता है राज्य। ठीक है, और कोशिश करता है कि ये सब तक पहुंच सके, कोशिश करता है बोला, क्योंकि अगर ये नहीं पहुंचा पाएगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, मैंने शुरू में ही कहा था ये नॉन जस्टिसेबल है, इसके लिए आपको न्याय नहीं मिल सकता। कि अगर मान लेते हैं कि आपने बोला कि मुझे अच्छा डाइट चाहिए, तो अच्छा डाइट राज्य पहुंचा ही देगी आप तक। ठीक है, वो कोशिश करेगी उसकी, लेकिन इसमें क्या चीज़ बाधाएं आती हैं? तो इसमें ये चीज़ रखा हुआ है कि जितना भारत के पास इनकम है, बेसिकली भारत के पास जो आपका क्या बोलते हैं राजकोष है ना, यानी फिस्कल जो डेटा है, जो हमारे पास जितना इनकम है, बेसिक चीज़ राजकोष, उसमें जितना पैसा होगा उसी के आधार पे हम ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम पहुंच जाए कि भाई मेरे को तो अच्छा कार चाहिए, अच्छा घर चाहिए, बंगला चाहिए, वो चीज़ नहीं। जीवन स्तर सुधारने की बात कहा गया है, पर वो जीवन स्तर सुधारने की बात तब तक ही जायज़ है तब तक जब तक देश में उतना राजकोष है, यानी जितना राजकोष है उसी आधार पे भारत का राज्य यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट आपको ये सुविधाएं प्रदान कर सकता है। लोक स्वास्थ्य, ठीक है, जीवन स्तर का ऊंचा करना और पोषण है। लोक स्वास्थ्य के लिए तो आपको पता ही है कि पब्लिक गवर्नमेंट के जो आपके हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें बहुत कम रेट में आपका स्वास्थ्य सुविधा प्रदान किया जाता है। ठीक है, हेल्थ बेनिफिट दिया जाता है बहुत मार्जिनलाइज, बहुत कम रेट में, जैसे एम्स में। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। फिर बारी आती है आर्टिकल 48 की। आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन का संगठन। ठीक है, मतलब बेसिकली आप यहाँ पे क्या चीज़ से बता रहे हैं? एग्रीकल्चर एंड एलाइड वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, एलाइड में ही आता है पशुपालन। ठीक है, पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, और कृषि यानी एग्रीकल्चर, ये दोनों चीज़ें एग्रीकल्चर एंड एलाइड बिजनेसेस में ही आता है। इसको अपलिफ्ट करने की, इसको आधुनिक करने की बात किया जा रहा है। यानी कि राज्य का दायित्व है कि वो अच्छी से अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारा देश क्या है? कृषि प्रधान देश है। ठीक है, यानी एग्रीकल्चरल पे डिपेंडेंस ज़्यादा है हमारी, इसीलिए एग्रीकल्चर एंड एलाइड बिजनेसेस को अपलिफ्ट करने की बात करता है DPSP आर्टिकल 48 के थ्रू। इसी का एग्जाम्पल है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, उसके आगे आप देखेंगे कि
मतलब ये येलो रेवोल्यूशंस, ये जितने रेवोल्यूशंस या जितनी क्रांतियां ज़्यादातर आप जो देखते हैं वो इसी से जुड़ी हुई है कि तकनीक बढ़ाओ। हरित क्रांति क्या था? हाई यील्ड क्रॉप्स देना, ठीक है, सॉरी, हाई यील्ड क्रॉप्स देते थे और जिसके माध्यम से जो उपज होती थी वो अच्छी होती थी, ठीक है। तो हाई यील्ड क्रॉप की बात की, यानी कि आप देखिएगा आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का इस्तेमाल, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसके अलावा अलग अलग और टेक्निक्स जिनके माध्यम से ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है, ठीक है, सोलर रूफ टॉपिंग की बात हो रही है इस माध्यम से आपका, ठीक है। उसके अलावा आपका कैनाल लिंकिंग की बात हो रही है। तो ये सब क्या कर रहा है? ये बेसिकली आपको आर्टिकल 48 को ही तो बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है ताकि कृषि को और बेहतर किया जा सके, ठीक है। आगे देखते हैं आर्टिकल 48 ए क्या कहता है। आर्टिकल 48 ए कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा सर्वधन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है। यानी आप सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, राज्य को ये बोला जा रहा है कि राज्य को क्या करना चाहिए, एनवायरमेंट, ठीक है, इसका भी, या नेचर जिसे हम कहते हैं, उसकी भी बागडोर अपने हाथ में लेनी चाहिए, उसका बचाव करना चाहिए। इसी को और बढ़िया करने के लिए, मतलब एनवायरनमेंट को ही बेटर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कई सारे लॉज लाती है, जैसे आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। इसके अलावा आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, यही तो वन्य जीव और वन का संरक्षण करवाती है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोम्स, ये सब क्या है, ये इसी का पार्ट है। आर्टिकल 48 ए का पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है राज्यों को, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसीलिए ये सारी चीज़ें लाती हैं, ये सारे एक्ट्स पास करती हैं जिसके माध्यम से हम इनका बचाव कर सकें। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 49 क्या कहता है। आर्टिकल 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। यानी आप जब कई जगह मॉन्यूमेंट्स में घूमने जाते हैं तो देखते होंगे ना कि दिल बना रहता है, दिस लव दिस, ये चीज़ें गलत है। गुटखा का पीक बना रहता है, ठीक है, वो सब गलत है। ये सब सुधार करवाना है, इसको और संरक्षित करना है, ठीक है। ये हम करते हैं तो इसे हमने भी रोकने के लिए दंड दिया था। देखे होंगे ना कि दंड कार्यवाही लिखी होती है कई जगहों पे, कई मॉन्यूमेंट्स के आगे आपको निर्देश दिए होते हैं, डायरेक्शंस दिए होते हैं कि स्पीटिंग इन पब्लिक प्लेस इज ऑफेंस, मतलब थूकना क्या है, दंड का के समान है, आपको दंड दिया जाएगा, आर्थिक दंड हो सकता है, आपको जेल भेजा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से होती हैं, ये राज्य करता है ताकि हम स्मारकों का, स्थानों का या वस्तुओं का संरक्षण कर सके जो देश के लिए जरूरी है। नेशनल इम्पोर्टेंस की बात करता है, जैसे ताजमहल हो गया, आपका लाल किला हो गया, कि जो भी राष्ट्रीय यानी कि नेशनल इम्पोर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स होंगे, स्मारक होंगे, ठीक है, प्लेसेस होंगे, स्थान होंगे या थिंग्स, जो चीज़ें होंगी, उन सब का रख रखाव संरक्षण करने का काम सरकार करती है। देखे होंगे ना आप ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके अलावा नेशनल सर्वे, ये लोग क्या करते हैं, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे जब जिस एरिया का चेकिंग करता है, उसका रख रखाव करता है, तो उसको पूरी तरह से घेर के रखता है। उस समय में कॉमन लोगों के लिए एंट्री बंद होती है। वैसे ही कई जगहों पे आपको गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, रेट लगा के रखा है कि आप यहाँ आने के लिए आपको चार्जेस पे करने होंगे। जैसे ताजमहल जाने के लिए, लाल किला जाने के लिए यहाँ पे आपको टिकट लगता है, वो टिकट से क्या किया था, उसका रख रखाव किया था, संरक्षण किया जाता है। आगे देखते हैं आर्टिकल 50, ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे तीनों स्तंभों में से एक स्तंभ के लिए। यही है जिसके कारण, यानी कि आर्टिकल 50 ही है जिसके कारण जो जुडिशियरी है, न्यायपालिका है, वो बाकी दोनों स्तंभों से अलग अपने आप का एक स्वतंत्र प्रभार दिखा पाती है। यानी इंडिपेंडेंट नेचर के लिए आर्टिकल 50 बताता है। तो आर्टिकल 50 क्या बोलता है
कि कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथकीकरण, यानी कि बाइफर्केशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, या हम बोलेंगे डिस्टिंग्विश द जुडिशरी बिटवीन एग्जीक्यूटिव। तो जो जुडिशरी है इज नॉट इक्वल टू एग्जीक्यूटिव का पता चलता है यहाँ से। यानी आर्टिकल 50 जुडिशरी को इंडिपेंडेंस देता है, स्वतंत्रता देता है, जिसके माध्यम से वो आर्टिकल 13 को नियंत्रण कर सकता है, आर्टिकल 32 देख सकता है, ठीक है। और दूसरे प्रावधानों के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी भी लॉ जो गलत है उसे नल एंड वॉइड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जुडिशरी का इंडिपेंडेंस की बात करता है। फिर बारी आती है आर्टिकल 51। हेलो, आर्टिकल 51 डीपीएसपी का लास्ट टॉपिक है। डीपीएसपी में क्या बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी ये स्टेट का काम है कि वो इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी बनाए रखे, सौहार्द बनाए रखे, ताकि देश के लोग सुरक्षित महसूस करें और अपने कार्य में और अच्छा कर पाएँ। क्योंकि जहाँ भी देखेंगे आप कि इंटरनेशनल टर्मोइल दिखेगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अशांति दिखेगी आपको, उन देशों में ज़्यादातर देश ऐसे होंगे जो गर्त में चले जाते हैं, ठीक है। वो प्रगति नहीं कर पाते हैं, विकास नहीं कर पाते। डेवलपमेंट के लिए जरूरी है शांत होना, शांति होना, शांति बहाल करे रहना। देखे होंगे ना कि 1999 में युद्ध हुआ था तो भारत काफ़ी पीछे चला गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारत का पैसा का नुकसान हुआ था, इंसान का नुकसान होता, मतलब आपको दोनों चीज़ों का, ब्रेन का भी और वेल्थ का भी, यानी कि बॉडी एंड वेल्थ दोनों का नुकसान देखने को मिला था। वैसे ही जैसे अभी रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, ठीक है, गाजा पट्टी पे जो युद्ध हो रहा है आप देख रहे होंगे, फ़लस्तीन और इसराइल का। तो ये सब जो युद्ध हो रहा है इनसे क्या होता है, देखिए युद्धों से ज़्यादातर देश क्या हो जाते हैं, कुछ साल पीछे चले जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एक्सपेंडिचर खर्च होता है, मैन पावर खर्च होता है, ठीक है, रिसोर्सेज खर्च होते हैं, यानी कि संसाधन का अपव्यय होता है। तो इसलिए क्या होता है ना कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना का काम हर देश करता है, ताकि क्या हो कि वहाँ के देश के वासी जो हैं हम सब सुरक्षित महसूस कर सकें और अपना काम जो दिनचर्या का काम है वो डेली अच्छे से कर पाए। ठीक है, युद्ध के टाइम में तो अशांति में कैसे कर पाएंगे अपना काम, कैसे देश प्रगति कर पाएगा, उससे बचाव के लिए ये कहता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना। ठीक है, उसके अलावा संगठित लोग एक दूसरे के व्यवहारों से अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने की बात करता है। मतलब देशों को ये बोलता है कि जो भी आप इंटरनेशनल ट्रीटी करते हैं उस ट्रीटी का सम्मान करें, अन्यथा ट्रीटी मत करें, कि अगर ट्रीटी करें तो सम्मान करें, ये कहना चाहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात। तो यहाँ पे हमने देख लिया क्या चीज़, डीपीएसपी। आज का हमारा लास्ट टॉपिक अब देखते हैं हम, मूल कर्तव्य, यानी पार्ट 4A, यानी आर्टिकल 51A। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा कि क्यों ये 51A में ही रखा है, क्योंकि देखिए आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आपके मूल अधिकार है। ठीक है, उसके बाद 36 से लेके 51 यानी 36 से 51 तक क्या है, आपके एक्स्ट्रा राइट्स हैं, अधिक अधिकार है। तो दोनों चीज़ें क्या कहती है, अधिकारों की बात कर रही है। तो जब अधिकार समाप्त होंगे तब तो कर्तव्य की बात आएगी ना, यानी अब मैंने आपको अधिकार दिए, जब आपके अधिकार आपको मिल गए उसके बाद मैं आपको कर्तव्य आपको बताऊंगा। आपने अगर आप लोगों ने अगर वो मूवी देखी हो स्पाइडरमैन, तो उसका एक लाइन है कि विथ ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अधिक शक्तियों के साथ आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है, यानी कि अधिक अधिकारों के साथ आपकी अपनी जिम्मेदारी भी होती है कि आप कुछ कर्तव्य का निर्वहन करें ताकि देश और अच्छे तरीके से चल सके। ठीक है, देखिए इसका बेसिक मीनिंग क्यों था, क्यों लाना पड़ा मौलिक कर्तव्यों को। मौलिक इसलिए क्योंकि अगर आप इनका निर्वहन करते हैं, यानी व्हेन यू एग्जीक्यूट द फंडामेंटल ड्यूटीज, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज किसी और के फंडामेंटल राइट्स या नॉर्मल डीपीएसपी राइट्स हो जाते हैं। मतलब बेसिकली आपके फंडामेंटल ड्यूटी इज इक्वल टू अदर राइट।
फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे। अगर आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, आप अपने कर्तव्य पूरे कर रहे हैं, तो दूसरों के अधिकार कैसे होंगे। मान लेते हैं कि आप अपने घर के आगे साफ सफाई रखते हैं, ठीक है, तो जो इंसान आपके घर के सामने से गुजरेगा उसको क्या मिलेगी, साफ हवा, साफ पर्यावरण। तो जब साफ पर्यावरण मिलेगा तो आर्टिकल 21 कहता है कि जीवन अच्छी तरीके से जीने का आपको अधिकार है। तो अच्छी जीवन में शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, इसकी भी बात होती है। इसीलिए देखते होंगे कि गवर्नमेंट क्या करती है, वाटर प्योरीफायर्स वगैरह लगवाती है ताकि शुद्ध पेय मिल सके, प्याऊ लगवाते हैं लोग, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है, एयर प्योरीफायर लगवाती है सरकार, खासकर दिल्ली जैसी जगहों पे जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, AQI इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, वैसी जगहों पे राज्य क्या करता है, राज्य कोशिश करता है कि लोगों को उनके मौलिक अधिकारों को संरक्षित कर सके, बेसिक चीज़ें देके, यानी एयर प्योरीफायर दिया जाता है ताकि एयर प्योरीफाई हो सके और आपको शुद्ध हवा मिले। तो जब आप अपने घर के आसपास साफ सफाई रखेंगे तो जो उधर से गुजरेगा उसका जो मौलिक अधिकार है, जो अधिकार है कि भाई मुझे अच्छा पर्यावरण मिले, वो पूर्ण होगा ना। तो एक का कर्तव्य दूसरे का अधिकार होता है, ये लाइन याद रखिएगा, ये महात्मा गांधी ने कही थी, ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा था कि वंस ड्यूटी इज अनदर्स राइट, एक का कर्तव्य दूसरों का अधिकार होता है। उन्होंने कहा था कि भाई अगर हर एक इंसान अपने कर्तव्य पूर्णतः कार्य करेगा तो किसी को अलग से अधिकार देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे, अगर आप UPSC या PSC का तैयारी करते हैं तो तब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों फंडामेंटल ड्यूटी को हमने पहले नहीं अपनाया, क्यों फंडामेंटल राइट अपनाया, ठीक है, यानी कि मौलिक अधिकार पहले क्यों अपनाए, क्यों नहीं हमने मौलिक कर्तव्य पहले अपनाए, जबकि हम गांधी जी के कई सिद्धांतों को अपनाते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है। तब भी इस आइडियोलॉजी को हमने नकार दिया था उस समय। क्यों, उस समय क्या परिस्थितियाँ थी, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे जब हम PSC या UPSC की तैयारी करेंगे इन डेप्थ में, क्योंकि वहाँ मेंस में उसको लिखना होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी की बात जब हो रही है, फंडामेंटल ड्यूटी में टोटल कितनी ड्यूटी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, टोटल 11 हमारे पास मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य है ना, ये हमारे मूल संविधान में नहीं लिखे हुए थे, इसे हमने लिया है 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा, 1976 के द्वारा हमने जोड़ा था हमारा मूल कर्तव्य, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट याद रखिएगा इसके थ्रू। इसके अलावा एक और जुड़ा था जो कि 11वां, पहले 10 जुड़े, ठीक है, पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद 11वां जो है ना, वो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, यानी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 11th फंडामेंटल ड्यूटी किससे जोड़ी गई, 86th अमेंडमेंट 2002, ठीक है, 2002, ये 1976, क्योंकि डेट पूछ सकता है आपसे, तो डेट याद रख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा अभी, हमारा जो लास्ट लेक्चर होगा पॉलिटी का, चौथा या पांचवा लेक्चर, उसमें हम ये जानेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो आपको याद रखने जरूरी हैं, ठीक है। चलिए तो अब एक करके देखते हैं इन सबको। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला क्या बोलता है कि संविधान का पालन करें और उसके कुछ आदर्शों का, संस्थाओं का, राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का आदर करें। यानी बेसिकली आप राष्ट्रगान का आदर करने बोला गया। हाँ देखिए, इसमें और चीज़ें कुछ है ना, वो नहीं ली जाएंगी, जो इसमें लिखा है बस उसी की बात की जा रही है। यानी आपको फंडामेंटल ड्यूटी में अगर स्टेटमेंट दे दे
कि आपको राष्ट्रगीत का भी आदर करना है, ऐसा फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा हुआ है या मौलिक कर्तव्य में लिखा है, तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। क्या लिखा है? राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज का, संस्थाओं का, आदर्शों का पालन करने की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने दिल में संजो के रखने की बात की गई। बेसिकली मतलब है कि जो भारत की प्रकृति है, जो भारत का कल्चर है, संस्कृति है, वो क्या कहता है कि पुराने समय को अपने साथ बांधते हुए नए तकनीकों को अपनाते चलिए। ठीक है, यानी कि हम अपने पूर्वजों को छोड़ते नहीं हैं, पर हम नए तकनीकों को भी अपनाते रहते हैं। ठीक है, यानी हमने अपनी जो धरती है, अपनी धरा है, उसे अपने दिल में बसा के रखा है, लेकिन हमारा जो लक्ष्य होता है वो है आसमान। ठीक, बेसिक मतलब ये है कि आपने जहाँ से आपको आज़ादी मिली है ना, जिन जिन लोगों के कारण, जिन जिन चीज़ों के कारण आपको आज़ादी मिली, इस आज़ाद हवा में आप जी रहे हैं, तो उस आज़ादी का महत्व समझ के रखिए आप। इतना कहता है फंडामेंटल ड्यूटी ख, यानी बी। सी क्या बोलता है? ग क्या बोलता है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। यानी आप कुछ भी ऐसा ना करें जिससे भारत में भारत की प्रभुता खत्म हो, यानी सॉवरेनिटी खत्म हो, अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी खत्म हो। ठीक है, उसके बाद में एकजुटता, एकता यानी कि फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, बंधुत्व, ये समाप्त हो। हम जो यूनाइटेड है ना, आपने कहानी तो सुनी होगी कि लकड़ियों के गट्ठर को अगर एक साथ दिया जाए तोड़ना मुश्किल है, मगर इंडिविजुअल तोड़ना आसान होता है। तो वही बात बोल रहा है कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिसमें आप इंडिविजुअल होते चले जाएं और टूट जाए। ठीक है, फिर बोल रहा है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये वाला जो है ना पार्ट, ये पार्ट एक्सेप्शंस में भी आता है, आपके फंडामेंटल राइट में भी। फंडामेंटल राइट जब हमने देखा था तो हमने एक्सप्लॉयटेशन पढ़ा था, यानी कि शोषण पढ़ा था। तो उसमें हमने देखा था बॉन्डेड लेबर यानी आर्टिकल 23। तो उसमें एक एक्सेप्शन ये है कि भारत में जब भी भारत को आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बिना पैसे के भी भारत के लिए कार्य करना होगा। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर आपको रिक्वायरमेंट है आपकी, और जैसे युद्ध वगैरह की स्थिति में, तो उस केस में आपको अपना सेवा प्रदान करना होगा। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ मिले। ठीक है, तो बेगार वाला जो सिस्टम है वो यहाँ हो सकता है अप्लाई। तो यही चीज़ ये भी बोल रहा है कि देश में अगर रक्षा करने की बात आती है और तब आह्वान किए जाने पर आपको राष्ट्र की सेवा करने के लिए अपने आप को देना होगा। ठीक है, फिर बोलता है कि भारत के सभी लोगों को समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। यानी कि धर्म, जाति, संप्रदाय से मुक्ति, समानता की बात करते हैं, यानी आप भाईचारे की बात पे कायम रहें, देश में भाईचारा लाएं। ये कहता है आर्टिकल 51 का 5th पार्ट। ठीक है, ई पार्ट। फिर बोलता है यानी कि हमारी सामाजिक संस्कृति का गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। यानी कि जो हमारी डाइवर्स कल्चर है ना, जो हमारा, और जो हमारा एक हिस्ट्री रहा है बहुत बड़ा, यानी सिविलाइजेशंस, जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके अब तक का जो हिस्ट्री, गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, उसे समझते हुए, उसे जानते हुए, उसे अपना आत्मसात करते हुए, अपने अंदर उतारते हुए आप कार्य करते रहिए, यानी कर्तव्य करते रहिए अपने। फिर बोल रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसमें वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करना आपका भी काम है। ठीक है, यानी कि आप पेड़ पौधे मत काटिए, कोशिश करिए कि कम से कम काटें। अगर जरूर बहुत अत्यधिक ज़रूरत है तो ही हो कुछ। आप किसी जानवर का या किसी पशु का निर्मम हत्या ना करें, या उसको, मतलब कुल मिला के पर्यावरण का संरक्षण करना आपका भी दायित्व है। एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन, नेचर का प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ सरकार का काम नहीं है, आपका भी काम है। यानी डीपीएसपी में सिर्फ लिखा है तो राज्य नहीं करेगी, कर्तव्य में आपको भी करना होगा। फिर बारी आती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी जो मैंने थोड़ी देर पहले साइंटिफिक टेम्पर की बात की थी, कि आपको सवाल करना आना चाहिए कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या ये होने के अलावा ऐसा नहीं हो सकता था, क्या इसके अल्टरनेट नहीं है, क्या इसका कोई और चीज नहीं मिल सकता हमें।
तो इससे क्या होगा, देश में नवाचार बढ़ेगा, इनोवेशन बढ़ेगा। इनोवेशन बढ़ेगा तो देश क्या करेगा, प्रगति करेगा। तो बेसिकली साइंटिफिक टेम्पर का मतलब यही होता है कि आप नॉलेज गेन करिए, आप क्वेश्चंस पूछिए, आप अपने दिमाग को ऐसे चलाइए कि आप नई नई इनोवेशंस की तरफ बढ़ सकें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, यानी पब्लिक प्लेसेस पे आप पब्लिक प्लेसेस को खराब ना करें। ठीक है, पार्क जाते हैं तो झूले मत तोड़िए, ठीक है, फूल पत्तियां ना तोड़ें, ये सारी चीज़ों की बात करें। फिर बोलते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, यानी कि जॉयफुल रहें, हैप्पी रहें। आपको पता है हैप्पीनेस इंडेक्स होता है एक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, तो ये बात भी वही कर रहा है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं ना उसमें अपने आप को बेहतर बनाएं, लेकिन खुशी के साथ करें। ठीक है, हर्षोल्लासित रहें, उत्कर्षित रहें। और लास्ट हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या कहता है कि यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो अपने वार्ड को, यानी 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को क्या करें, बढ़ावा दें पढ़ने की तरफ, यथास्थिति बालक प्रतिपालने के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यानी अगर राज्य आपको फ्री एजुकेशन दे रहा है तो ये कार्य पेरेंट्स का भी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे। ठीक है, बहुत पहले एक ऐड आता था स्कूल चले हम, अगर आपने देखा होगा, तो स्कूल चले हम में यही प्रोत्साहित किया जाता था कि बच्चों को आप स्कूल भेजिए। सॉरी, अब बच्चों को स्कूल भेजिए। सिर्फ राज्य का ये जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चों को पढ़ाए, ये माता पिता की भी जिम्मेदारी है या उनके गार्जियन की जिम्मेदारी है। तो ये था हमारा आर्टिकल 51A, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य तक आज हमने देखा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे पार्लियामेंट से रिलेटेड टॉपिक्स। पार्लियामेंट वाले सारे चैप्टर को हम स्टेट के साथ जोड़ते हुए चलेंगे, यानी 5वां और 6वां एक साथ पढ़ेंगे तो याद रहेगा। यानी अगर आर्टिकल प्रेसिडेंट का पढ़ा है तो उसके समकक्ष राज्य में गवर्नर का पढ़ेंगे। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का पढ़ रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर का पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम गवर्नर के चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से हम दोनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे, उससे हमारा 5वां और 6वां जो पार्ट है, भाग 5 और भाग 6, वो पढ़ाई में हो पाएगा, याद हो पाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, यहाँ पे इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो फिर हमारी मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।